सुप्रभात प्यारे मित्रों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अब यहाँ पर हम पर्यावरण का हमारा सीरीज चल रहा है। इसमें हमने पर्यावरण के कुछ टॉपिक किए हैं, उनसे अलग हटके हम पेडागोजी को करवाना चाहते हैं कि आपके माइंड में पेडागोजी का भी कुछ कंसेप्ट डेवलप होने लगे, मतलब विकसित होने लगे। आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे समाज से आसपास से जुड़े होते हैं। यदि उनको हम समझ के चलते हैं तो हम बहुत अच्छा पेडागोजी में स्कोर कर सकते हैं। और नंबर 2 बात होता है कि एनसीएफ 2005 हमारा कितना अच्छा है। यदि ये एनसीएफ 2005 और जो आपका वातावरण है आसपास, यदि अच्छे हम इससे जुड़े हुए हैं, उनको समझते हैं अच्छी तरह से, तो हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेडागोजी हमारा पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 को लाने का उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पेडागोजी के बारे में अपने माइंड में मतलब विचारों को विकसित कर सकें। और हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा यही मेन मकसद है। ये आपका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 का प्रस्तावना से रिलेटेड, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्ताव उपदेशिका भी पढ़ेंगे सबसे पहले, और अध्याय नंबर 1 वीडियो 1 है। और आप सभी इसे जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट, यूपीटेट, टेट, स्टेटेट टीचिंग एग्जाम की तैयारियां कराते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संकल्प है राष्ट्रीय हित में शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। ये अपना मोटो होना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, अब मैंने बताया था कि हम जो कक्षा नंबर 3 का पर्यावरण है उसमें आसपास के बारे में पढ़ेंगे। और आसपास के से मतलब होता है कि हम अपने समाज से कितना जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी? BD स्टेट इंस 0.2, ठीक है गाइज। तो गाइज, अब हम चलते हैं प्यारे मित्रों अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है क्या असल में? हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। सबसे पहले क्या है भारत का संविधान? इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले उपदेशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता देते हैं कि जो जिस धर्म को मानने वाला जिस जाति से है उसको मान सकता है। हम ऐसे इसमें कोई भी वहाँ पर हम इसमें रोक नहीं लगा सकते। सबसे खास बात है ये हमारे संविधान की, ठीक है। सत्ता उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब जो उसकी सम्मान की जो एक बड़ी लिमिट होती है, गरिमा जो होती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र को एक बनाए रखने में, उसको अखंडित न करने में सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जो तारीख थी अपना, कितना था बच्चों? तारीख आप बता सकते हो? वे आपकी तारीख थी 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसको आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं कि बिना इसके काम नहीं चल सकता। सबसे पहले जो एक पॉइंट बनाए, इनके ऊपर ही अपना संविधान बनाएंगे, उसके बाद इसमें धारा वगैरह घेरेंगे। तो बच्चा, ये जो मैंने दिया है इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो। जितना मैंने पढ़ा है ये बहुत आपके काम आ सकता है अदर एग्जाम में। यह अपने को ज्ञान होना चाहिए अपन को। यदि अपन को इसका ज्ञान होता है ना, तो हम अच्छी तरह अपने को कहीं किसी के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं। यदि कहीं पर इस तरह का डिबेट हो रहा है, ठीक, वहाँ भी काम आने वाला है और आपके अंडरस्टैंडिंग को ये बढ़ाने वाला है। मैंने बताया था जो पेडागोजी होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग्स। हम अलग वे ऑफ लर्निंग कराने वाले हैं यहाँ पर, मतलब पढ़ने का एक अलग नज़रिया, किस प्रकार से आप चीज़ों को समझकर पढ़ोगे और इतना अच्छा नंबर किस प्रकार से आप गेन करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको चैनल पे आए हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके सामने आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। BD स्टेट इंस 0.2। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कथित उद्देश्यों को एक राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण अध्ययन की आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत करना लेखक मंडल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ठीक है, तो इसको हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। लेखन मंडल प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक के विकास में जुड़े अपने अनुभव और मुद्दों को सबके साथ बांटना चाहेगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, भागों में नहीं, तथा इसमें जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान और समाज के रूप में नहीं देखते। अतः ये आवश्यक है कि समझा गया कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक, कैसे गाइज में है, प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषयों की सूची लेने की बजाय ऐसे उप विषय अर्थात जिसको आप थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन में बहुत करीब से जुड़े हों, मतलब बहुत ही उनके साथ नियर बाई हो। और गाइज पाठ्य पुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे ताकि बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। ठीक है गाइज, तो ये हमने इसमें पढ़ा है। तो इसमें आपको बात रखनी है कि अपना किस तरह से क्या करा है कि जो 5 तक की कक्षा है इसमें बच्चे की अलग अलग विषय को ना पढ़ के कि ये विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान है, उनको हम एक कंबाइंड सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है कक्षा 3 तक, जिसको हमने ईवीएस पर्यावरण का नाम दिया गया है। अब इसमें गाइज वे पॉइंट यहाँ पर नोट करना था, एनसीएफ 2005 में ये कहा था कि जो अपने टीचर वगैरह थे उनके ने इस तरह टाइप के मुद्दे इसमें रखे। और अब चलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा को के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका क्या रखा गया है कि इसको महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है। और पाठ्य पुस्तक लिखते समय मुख्य प्रश्न था कि हम किन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे किसी बड़े शहर के किसी बड़े विद्यालय के बच्चे हैं या किसी झुग्गी झोपड़ी के किसी विद्यालय के या किसी एक ग्रामीण स्कूल के या फिर दूर दराज के किसी पहाड़ी इलाके के स्कूल के। इतनी विविधताओं को पाठ्य पुस्तक में कैसे समाहित किया जाए। जेंडर मतलब जिसको आप लिंग कहते हो, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक संस्थिति आदि को समाहित करना था। बच्चों को एक व्यक्तियों में होने वाली विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए, ये कुछ मुख्य मुद्दे थे जो पाठ्य पुस्तक में समाहित हैं, किए गए हैं तथा जिन्हें अध्यापकों को भी अपने तरीके से संभालना है। ठीक है, मतलब संभालना है मतलब जो इस तरह की मतलब विविधता होती है उनको एक सोर्स के रूप में अप्लाई करके चलना है। सबसे पैडागोजी की सबसे मेन बात है क्या होता है कि यदि आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको उनको ना तो ऐसे कैसे डांट सकते हैं, उनको ना उनको इग्नोर कर सकते, उनको एक सोर्स के रूप में आपको अप्लाई करके चलना है। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें लिख के आया और आप पढ़ोगे तो सबकी संस्कृति जो होती है उनको सम्मान देना है, भाषा को सम्मान देना है, वो पॉइंट यहाँ से लिखट के आ रहा है। ये पैडागोजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक होता है। जो आगे है अगला टॉपिक जो है अपना इस तरह से हो सकता है कि इस विषय में जुड़े मुद्दे पर बातचीत से पहले इस विषय का पाठ्यक्रम पढ़े। इस विषय का नया पाठ्यक्रम 6 थीम में बांटा गया है। ये आपको थीम अच्छी तरह याद होना चाहिए। थीम क्या है कि परिवार एवं मित्र, क्या आएगा इस परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये एनसीईआरटी का भाई साहब आपका थीम है। पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी को जो वेबसाइट उसकी है www.ncert में उपलब्ध है। ये हमें कुछ काम की बात नहीं, काम की इसमें बात थी कि इसमें कितनी थीम होती है एनसीईआरटी में। इसमें जो थीम है विषय का वो 6 थीम होता है, परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। ये आपको नोट करके चलना है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम पढ़कर अगर इस विषय को पढ़ाएंगे तो इस विषय की समझ आप ज़्यादा बना पाएंगे। पुस्तक में विषय वस्तु का
जो होती है वो बाल केंद्र की गई है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति, मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रयास किया गया है कि रटने की जो प्रवृत्ति है उसको कम हो। अतः परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि का स्थान नहीं दिया गया। पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए, मतलब अवसर दिया जाए, जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्न करें तथा प्रयोग कर सकें। बच्चे पाठ्य पुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीके से किया गया है, जैसे किस्से, कहानियाँ, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ, हास्यखंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से, कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। ज्ञान सर्जन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया। पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता, मतलब उसके अवलोकन करने की क्षमता जो के लिए बढ़ाने का एक मेन मोटो है कि हमें अवलोकन करने बच्चों को सिखाना है, किस प्रकार से वो चीज़ों को देखकर सीखता है। के लिए बाग, बगीचे, तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। पाठ्यपुस्तक में प्रयास किया गया है कि बच्चों में स्थानीय ज्ञान की विद्यालय के ज्ञान से, जो स्थानीय ज्ञान होता है उसको विद्यालय ज्ञान से जोड़ा जाए, मतलब भारी ज्ञान को किताबी ज्ञान से जोड़ा जाए। यह ध्यान देने की बात है कि पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक है। क्रिया व प्रश्नों को पाठों के अंत में न देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बनाया गया है। अतः अध्यापकों को पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, जो बच्चों क्या करते हैं, वर्गीकरण, खोज, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सिखाने का मौका देंगे। पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करके उससे उनमें क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों की अपनी अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी। साथ ही सभी दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। पुस्तक में इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोत की मदद ले, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को बच्चे के परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो बच्चे को मतलब हमें वातावरण से जोड़ना है, जिस चीज़ डेवलप करनी है उसको, मतलब जो रियल में वो चीज़ देखता है, वास्तव में जो चीज़ देखता है उसके बारे में अपने आप से अनुमान लगाना सीखे, और यदि हम अनुमान लगाना सीखेगा तो अपने आप से वो समझना स्टार्ट कर देगा। ठीक है गाइज, इसके बाद है तो गाइज चलते हैं, इसमें क्या ऑब्जर्व करना है हमें। चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि हम चित्र के माध्यम से दिखाकर कार्य कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि चित्र के माध्यम से वो क्या करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, सृजनात्मकता का विकास होता है। ऐसा करने से लेखक दल ने इस बात का इसमें ध्यान रखा गया है कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार माना गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हों, अतः लिखित कार्य कर सकें। अपने आप जितने भी उनके अंदर ज्ञान है, जितने आप वे अपने अंदर वर्ड मतलब शब्दों को रखते हैं, चित्र
बच्चों को खुशी प्रदान करे ही साथ ही वे उनसे कुछ सीखे भी। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप एवं विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिनकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है, जो पुस्तक आपको दी जाएगी। मैं आपको पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 1-2 से ही, तो वे आप चीज़ आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक में बच्चों को काम कराने के विविध प्रकार के अवसर, मेन पॉइंट होता है कि NCF 2005 में उनको अवसर उपलब्ध कराए जाए। क्या उपलब्ध करवाए जाए? अवसर उपलब्ध कराए जाए, जैसे अकेले, छोटे समूह या बड़े समूह में काम कराना, समूह में किए गए पारस्परिक जो म्यूचुअल रिएक्शन होते हैं, मतलब क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और उसमें क्या होता है, सहयोग की भावना भी बढ़ती है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। उनके अंदर एक आनंद का अनुभव होता है। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो उनमें क्या होता है, तो वे बहुत खुश होते हैं, वे उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा न जाए। अर्थात जो नेगेटिव पॉइंट होता है कि NCF कहता है कि हमें नेगेटिव पॉइंट बच्चे के लिए लेना ही नहीं है। बच्चे के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, उसको अवसर देना है, उसको दबाना नहीं है। जो उसने प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर उसको खुद ढूंढवाए, ऐसा कि नहीं ढूंढने के लिए न कहकर उसका सहयोग करे, जैसे कि सहयोग की भावना आपके रूप से उसके अंदर आ जाए, ठीक है, आपके माध्यम से उसके अंदर आ जाए। इन सब की जो बात रखी है वे NCF ने रखी है। यदि आपको अच्छा टीचर बनना है तो आपको NCF अच्छा करना होगा गाइज। तो पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सोचना तथा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, अर्थात हर की गति सेम नहीं होती। ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने इसको इतने टाइम में कर लिया, ऐसा नहीं कि वो भी इतने टाइम में कर ले, या तो उसको जल्दी कर सकता है, कम समय में ले सकता है। तो उसको क्या करना है, आपको अपनी गति से सीखता है, इसलिए इसको पर्याप्त समय की उपलब्धता कराई जाए। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका, स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन में तरीके स्वयं निर्धारित करें। मूल्यांकन पर और समझ बनाने के लिए NCERT ने एक स्रोत पुस्तक भी इस विषय पर तैयार की है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। उसे पढ़े। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन उनके द्वारा की गई क्रियाकलाप कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर के अनुरूप होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, अतः विभिन्न परिस्थितियों में जैसे अवलोकन करना मेन पॉइंट है ये पेडागोजी का। जहाँ भी अवलोकन वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में तो उसके चांस होता है कि 99% वो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। उसके बाद उसमें और देखते हैं ऑप्शन, यदि वो उससे भी बेस्ट है तो हम उसको भी लगा सकते हैं। वो देखना होता है कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है। अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग या अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा कराना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्न पाठ के अंदर की दी गई अंत में नहीं, उन्हें उसी क्रम में करवाना उचित माना गया है और मानना भी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के विषय में लेखक मंडल जो समूह था के सामने एक प्रमुख मुद्दा था कि समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके, चाहे वे भिन्नताएं शारीरिक क्षमताओं, आर्थिक स्थिति तथा हमारे व्यवहार में अंतर के कारणों। ये सब चीज़ें हमारे रहने सहने, पहनावे के तरीके तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि में परिलक्षित होती है। हमें हर बच्चे में यह समझ पैदा करवानी होगी कि किसी भी समझ मतलब नहीं होता है, समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। हमें इन भिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना सीखना है। अध्यापकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके, खासकर जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह वाले या फिर परेशान माहौल से आने वाले बच्चे हों। लेखक मंडल ने न केवल बच्चों के बारे में सोचा अपितु अध्यापक को भी ऐसे व्यक्ति रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। अर्थात
जो वहाँ पे परिस्थिति होती है उनको हमें एक सोर्स के रूप में अप्लाई करना है, ना कि हमें इनको बोझ समझना है। ये बात इसमें कही गई है, ये यहाँ से बात स्पष्ट हो रही है। इस पाठ्य पुस्तक को सीखने सिखाने की सामग्री की तरह देखा गया है, जिसके इर्द गिर्द अर्थात चारों तरफ शिक्षक अपनी पढ़ाने की क्रिया को संगठित करे ताकि बच्चों को सीखने के अवसर मिल सके। मेन मोटो क्या होता है कि बच्चे को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। NCF जिसको आप कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पाठ्य चर्चा 2005 के नाम से आप हिंदी में जानते हो, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप इंग्लिश में जानते हो। इसमें एक मेन पॉइंट गया है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इसे जुड़े कौशल एवं स्वीकार जो होता है गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। इसके लिए NCERT द्वारा अध्यापकों के लिए पुस्तक, जो मैं आपको कहा था कि मैं बताऊंगा वो पुस्तक, तो वो पुस्तक कौन सी है? वो पुस्तक है EVS स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेड्स, प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 व 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। कक्षा 3 में शिक्षण अधिगम की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप जो शिक्षण अधिगम होता है, पढ़ाने का जो मोटो होता है वो कक्षा 3 से पर्यावरण का स्टार्ट होता है और 5 तक चलता है। इसके बाद वे सेपरेट हो जाता है कि समाज विज्ञान है या आपका विज्ञान है, भूगोल है, उनको अलग अलग चैप्टर के रूप में, अलग अलग कैटेगरी के रूप में डिवाइड करते हैं। जो 3 से 5 तक होता है हम उसको एक विषय के रूप में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उस एज में बच्चा क्या होता है इसमें भिन्नता नहीं कर पाता, तो उनको एक विषय के रूप में पढ़ाना, किसको? पर्यावरण को, समाज विज्ञान को और विज्ञान को, बहुत ही उचित होता है। यही NCERT ने इसकी बात रखी है NCF में। और जितने भी मैंने आपको इसमें स्किल बताए हैं, प्रोत्साहन करना बच्चे को, मोटिवेटेड करना बच्चे को, प्रोत्साहन करना, अवलोकन कराना, ठीक है, और भारी जीवन से जोड़ना, जहाँ भी ये इस तरह के पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, बच्चे मेन मोटो होता है कि बच्चे पर बोझ नहीं देना हमें। बाल केंद्रित शिक्षा है, जैसा बच्चे के लिए सूटेबल हो उस तरह करें, अपनी मर्जी से हम काम नहीं कर सकते, ये NCF 2005 कहता है। जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, आपको इसमें ढूंढना है पेडागोजी में कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। सबसे पहले आप पॉजिटिव पॉइंट को निकालते चले जाओ या नेगेटिव पॉइंट को काटते चले जाओ। ये NCERT में के माध्यम से जो NCF है उसका जो मेन मोटो है पेडागोजी को सोल्व करने का है। तो क्या करोगे, आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पहचानने हैं और अकॉर्डिंग टू इट जैसे भी आपको क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो गाइस, जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ TET in 0.2 को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। तो बच्चे क्या होता है कि इसमें चर्चा करो बच्चों के साथ, मेन मोटो होता है ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं बताओ, उनको लिखने के लिए कहो, सोचने के लिए उनमें जो गुण होते हैं वो विकसित करना होता है, करो और बनाओ, इस तरह से ये बनाओ, ठीक है, पता करो। तो ये बहुत ही बेस्ट होता है बच्चे के लिए। तो गाइस, जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, वीडियोज TET in 0.2। आपका दिन शुभ।